किशनगंज विधानसभा के बुजुर्ग इस नौजवान की सरपरस्ती करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी माँ और बहनें इस नौजवान को अपने बेटे की तरह दुआ करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के गयूर नौजवान अपने एक नौजवान साथी की कामयाबी के लिए बढ़ चढ़कर मेहनत करेंगे और यहाँ से शम्स आगाज़ की कामयाबी यहाँ के नौजवानों की कामयाबी होगी। यहाँ पर इसकी कामयाबी बुज़ुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की एक कामयाबी होगी। यहाँ से शम्स आगाज़ की बहैसियत विधायक कामयाबी हमारे माँ और बहनों की वो तमाम उम्मीदें और तवक्कात हैं। इंशाअल्लाह ताला शम्स आगाज़ उस उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। आप याद रखिए कि पिछले 25-30 साल से बार बार यहाँ पर किशनगंज से कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होता गया, गठबंधन का। एक मर्तबा एक बाई इलेक्शन में यहाँ से आप ही ने सबसे पहले बिहार की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को मुंतखब किया था। मैं हमेशा किशनगंज की और पोठिया का जनता का शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने जब मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर अगर आज आप नज़र उठाकर देखेंगे तो किशनगंज विधानसभा में बहुत से तकालीफ और मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर नदी कटाव का एक बहुत बड़ा मसला है। दूक नदी से पानी आ जाता है और सैलाब की तरह यहाँ का माहौल बन जाता है। आपने कई बरस यहाँ पर गठबंधन हो या कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक मर्तबा इस नौजवान को आप कामयाब करिए ताकि आपके तकालीफ के इस दौर का खात्मा हम कर सकें। फिर आप जानते हैं कि अगर कोई अस्पताल के लिए आपको जाना ज़रूरत पड़ती है तो आपको बंगाल में जाना पड़ता है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नौजवान पलायन करता है, भारत के कोने कोने में चला जाता है। कोई दिल्ली चला जाता, कोई पंजाब की खेतों में काम करता, कोई मुंबई चला जाता, तो कोई हैदराबाद या बेंगलुरु चला जाता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज को उसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए, आपके जायज़ हुकूक को हासिल करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 11 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग पर वोट डालकर अपने इत्तेहाद का सबूत दें। मैं जानता हूं कि अभी मैं सुन रहा था, हमारे शम्स आगाज़ ने अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस के मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को, अरकान को धमकी दी जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो कांग्रेस के मन से, कांग्रेस और क़मरुल हुदा के मन से मजलिस के लोगों को धमकी दे रहे हैं। याद रखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। तो तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये छिचोरी बातें तुम किसी और के सामने जाकर बोलो। जब हम गोलियों से नहीं डरे, हुकूमत से नहीं डरे, मोदी से नहीं डरे और हम लोग जेल को जाने को भी तैयार थे, जेल गए भी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? तुम में और मुझ में फर्क यह है कि तुम सत्ता के लिए जीते, मैं सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए मरने को तैयार था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये माफिया राज की बातें करते हैं, तुम गुंडा राज को वापस लाना चाहते हो। मुझे यकीन है कि किशनगंज की जनता और पोठिया की जनता जो इस तरह की धमकी देने वालों का साथ नहीं देगी। मजलिस ने एक साफ सुथरे, काबिल, पढ़े लिखे नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप जानते हैं उसका नाम शम्स आगाज़ है। और मैं उन धमकी देने वालों को कह रहा हूं
कि किशनगंज में इंशाअल्लाह ताला एक विकास की बुनियाद रखी जाएगी शम्स आगाज के कामयाबी के बाद। मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जो 25 साल से यहां से जीत के तो आते हैं, मगर जीतने के बाद किशनगंज की जनता को भूल जाते हैं। एक नए आगाज होगा, एक नए बाप का आगाज होगा किशनगंज में, जहां पर गरीब की आवाज को सुना जाएगा। यहां पर जो करप्शन का रेट कार्ड है, उस भ्रष्टाचार और रिश्वत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब अगर गवर्नमेंट के दफ्तर को जाता है तो आवाज योजना के लिए पैसे देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के लिए 3000 से 5000 रुपये देना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से शम्स आगाज को अपना वोट देकर कामयाब करिए। ये करप्शन, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। ये इसीलिए डर रहे हैं कि ये जानते हैं कि मजलिस का विधायक अगर कामयाब होगा तो इनका जुल्म खत्म होगा। ये जानते हैं कि अगर किशनगंज से मजलिस का एमएलए जीतेगा तो जो बरसों से गरीबों के, पोठिया की जनता का खून चूस रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। वो जानते हैं कि यहाँ पर अगर शम्स आगाज कामयाब होगा तो गरीब का इस्तेसाल नहीं होगा, गरीब को इज्जत और सम्मान मिलेगा। इसीलिए बौखलाहट का शिकार होकर आज धमकी दे रहे हैं। दो धमकी तुम, हम किसी के बाप से डरने वाले ना थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, ये धमकी देने वालों से पूछ रहा हूं, तुमने हमको तो धमकी दी, क्या तुम तेजस्वी के सामने चप्पल पहनकर जा सकते? तुम तेजस्वी के सामने उसके घर में चप्पल पहनकर जा सकते? तो बताओ, चप्पल पहनकर जाओ। तुम चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। तुम उसकी आंख में आंखें डालकर नहीं बात कर सकते। अरे ये हमारा शम्स आगाज जब कामयाब होगा, और होगा इंशाअल्लाह ताला जरूर, ये हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर पुकार कर कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, किशनगंज से इंसाफ होगा। अरे तुम नजरें चुराते फिरने वाले हो, तुम नजरें झुकाने वाले हो। गर्दन झुकाने वाले का नाम शम्स आगाज नहीं, सीना तान कर लड़ने वाले का नाम शम्स आगाज है। तुम बुज़दिली की जिंदगी गुजार गुजार कर तुमने जनता को धोखा दिया। हम सीमांचल से अपनी लड़ाई का आगाज किए, और हमारी लड़ाई का मकसद सम्मान है, हमारी लड़ाई का मकसद इंसाफ है, हमारी लड़ाई का मकसद गरीबों के आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। हमारी लड़ाई का मकसद, हमारी कामयाबी उसी वक्त होगी जब सीमांचल के नौजवान बच्चे और बच्चियों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। वही हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा राज होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक नए आगाज के लिए आप यहां से शम्स आगाज को कामयाब करिए। क्या आप आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई क्यों शुरू की, आज आपको बताता हूं। ये लोग जो धमकी देते हैं, सीमांचल में, बिहार में क्या हाल करके रख दिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, 3 बार बिहार की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, 20 साल बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। और 15 साल लालू परिवार को आपने मुख्यमंत्री बनाया बिहार का। नीतीश कुमार के 20 साल में कभी नरेंद्र मोदी को सत्ता मिली तो कभी तेजस्वी आकर बैठ गए। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की चाय भी पिए और तेजस्वी यादव को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। अब आप बताइए, इससे पहले 20 साल बिहार में कांग्रेस को सत्ता मिली थी, 20 साल कांग्रेस के, 15 साल लालू परिवार के और 20 साल नीतीश कुमार के। बिहार में क्या हाल करके रख दिए सुनिए, और खास तौर से कान खोलकर सुनिए मेरी इज्जतदार माँ और बहने, जो बड़ी तादाद में आज यहां पर जमा है। एक माँ अपने पेट में 9 महीने एक बच्चे को पालती है, और जब वो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है उसको इतनी तकलीफ होती है कि हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक माँ अपने बच्चे को जब पैदा करती है,
उसको हज और उम्रे और जिहाद से ज्यादा सवाब मिलता। उस मां का क्या हाल करके रख दिया बिहार में। आपको मालूम कि बिहार में अगर कोई महिला बच्चे को पैदा करती है, पैदा करने के बाद उसका बच्चा मर जाता है, उसको क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। बिहार प्रदेश का पूरे भारत के 29 प्रदेशों में क्या मुकाम है? 27वां मुकाम है। 29 में 27वां मुकाम है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको अंग्रेजी में स्टंटेड बोलते हैं, उसको हिंदी में अविकसित बच्चा बोलते हैं। क्या मुकाम है बिहार का? 27, 29 में। अगर कोई बच्चा, जिसको अंग्रेजी में वेस्टेड बोलते, बर्बाद बच्चा बोलते, क्या मुकाम है बिहार का? सुनो मां और बहनों, किशनगंज की और पोटिया की 27वां मुकाम है। अगर कोई मां 9 महीने के बाद उस बच्चे को पैदा करती, उसका वजन कम होता है, उसका क्या बिहार में पोजीशन है? तो 29 में से 27वां मुकाम बिहार का है। यह हाल बना के रख दिए, यह हाल बना के रख दिए कि 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है। और 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, 15 साल लालू परिवार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए, 20 साल कांग्रेस का दौर रहा। और सत्ता में रहने के बाद उस मां पर क्या गुजरती होगी बताओ, जो अपने बच्चे को खो देती है। और आपको मालूम कि बिहार में 90% महिलाएं अपने बच्चे को अपने घर में पैदा करती हैं, मजबूर है, अस्पताल नहीं है। और फिर ये लोग सब मिलकर बोलते, ओवैसी हैदराबाद छोड़कर सीमांचल क्यों आया, बिहार क्यों आया? आपकी बर्बादी की दास्तान सुनो आप। स्कूल में कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं? बिहार का मुकाम क्या है? 29 में 28। कितने बच्चे स्कूल को हाजिरी देते हैं? 16 और 13 साल के दरमियान में बिहार का मुकाम 17। 18, 23। अच्छा, एडमिशन कितने बच्चे लेते हैं बिहार में एक साल? पहली जमात से 8वीं क्लास तक। 28 में 24वां मुकाम बिहार का है। अब आ जाइए किशनगंज में। किशनगंज में कितने बच्चे जो हम कहते हैं कि स्टंटेड हैं, जिसको कहते हैं अविकसित बच्चे, किशनगंज में 50%। 25 साल से यहां गठबंधन का एमएलए। तुम्हारे बच्चों का इलाज तो तुम कराते होगे, बताओ इस गरीब का क्या हाल होगा, बताओ आप। और फिर किशनगंज में सुनिए, किशनगंज में 55% जिले में एक ऐसा इलाका है जो सैलाब आता है, नदी कटाव का इलाका है। 25-30 साल से तुम हो, तुम्हारी पार्टी है, तुमने क्या किया बताओ? इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। और फिर बिहार सरकार कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा पहले मरने वाला कौन है? मुसलमान। ये झूठ है क्या? ये बिहार सरकार का डेटा है। बिहार में 50% मुसलमान जो गरीब गांव में रहता है वो गरीबी के सीमा दर से नीचे है, गरीबी रेखा के दर से नीचे है। जो शहर में रहता है, ऐसा किशनगंज शहर में, वो 45% के करीब है। मैं जिम्मेदार हूं। तुम 20-20 साल, 25 साल, 15 साल सत्ता में रहे और तुम आकर हमसे पूछ रहे क्यों आ रहे हो? याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी 11 साल से बिहार और सीमांचल को आ रहा है। मैंने अपनी पार्टी का आगाज इसी किशनगंज के उस बड़े मैदान से किया था। पीठ दिखाकर भागने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, लिख के रख लो तुम। मुझे कामयाबी मिले तो मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता रहूंगा, अगर नहीं भी मिली तो नहीं मिली हमको पहली मर्तबा, तो हमने सीमांचल को नहीं छोड़ा। ये इसीलिए डरते हैं कि ये आकर ये सब बात आपके सामने खोल खोल कर बयान करता है। और आज आप देखते हैं कि आपकी आवाज कौन है बताओ? क्या ये लोग तुम्हारी आवाज बनेंगे बिहार के विधानसभा में? ये लोग आपकी लड़ाई लड़ सकेंगे बिहार की विधानसभा में? क्या ये लोग 2004 से राजद की हुकूमत नहीं बनी, इसका जिम्मेदार मैं हूं। 2004 से राजद की हुकूमत नहीं बन रही। हर चुनाव आता वोट दो, वोट दो, वोट दो। हर चुनाव आता ओवैसी वोट कटवा है,
भाजपा को रोकना है, भाजपा जीत जाती है। बताओ फिर आप क्या कर रहे हैं? बराबर बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर इसका मतलब यह